हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ अवर पॉडकास्ट सीरीज। आप में से कितने लोगों ने डॉक्टर को दिखाने के बाद घर पे जाते टाइम में गोलगप्पों की डिमांड की है? बहुत सारे लोगों ने तो अपने हस्बैंड या सास से झगड़ा करके बोला हो कि आज मुझे खाने दो, कल से मैं पक्का डाइट प्लान करूंगी या फिर नारियल पानी पीऊंगी, कल से पक्का फ्रूट डिश खाऊंगी, आज मुझे गोलगप्पे खाने दीजिए। कुछ खट्टा और कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना प्रेगनेंसी में। तो ये खट्टा मीठा खाने की क्रेविंग प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट करती है? इस सारे सवालों का जवाब आज हम अपने इस एपिसोड में जानेंगे। वी हैव द स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विवेक जोशी सर, हु इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम अंश हॉस्पिटल। Thank you, Dr. Dhruvil, for inviting me to this podcast series. सर, हाउ जीआई हेल्थ इम्पैक्ट द प्रेगनेंसी आउटकम? जीआई हेल्थ प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को जब गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या तो फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज ये बीमारियां होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की ये बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ भी सकती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसी जो बीमारी है उसका ठीक से इलाज प्रेगनेंसी के दौरान भी कंटिन्यू किया जाए ताकि प्रेगनेंसी का आउटकम बेटर हो सके। कॉमन जीआई सिम्टम्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉमन कंडीशंस पेशेंट्स मेरे पास लेकर आते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं उसमें ये कॉमन तकलीफ है। पर कई बार वो अग्रेसिव स्वरूप भी ले सकती है कि जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग दिन के दौरान 8 से 10 बार एपिसोड्स होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्राइटिस, जो कि डिस्पेप्सिया बोलते हैं, एसिड प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से पेट में जलन की तकलीफ, ये बीमारियां बहुत ही कॉमन है। तो ये बीमारियों के लिए ठीक से डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ट्रीटमेंट जैसे कि एंटासिड्स और अच्छा सा फाइबर सप्लीमेंटेशन और हाइड्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज लाइक आईबीडी और क्रोन्स डिसीज, क्या वो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी आउटकम पे इफेक्ट करते हैं क्या? आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जो कि दो डिजीज होते हैं इसमें। एक है क्रोन्स डिजीज और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दोनों डिजीज प्रेगनेंसी पे जो आउटकम्स है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं, कई बार प्रीटर्म लेबर भी ऐसे पेशेंट्स में हो जाती है। तो ये जो डिजीज़ है उसको अच्छे से मैनेज करना, कंट्रोल करना प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के पहले बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ली जाएगी तो पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान इसके फ्लेयरअप्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आगे की जो प्रेगनेंसी का आउटकम है उस पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सर, प्रेगनेंसी में खट्टा मीठा खाने की विमेन्स को बहुत ही क्रेविंग होती है। तो इससे एज अ जीआई फिजिशियन आप क्या डाइटरी एडवाइस देते हो कि प्रेगनेंसी में जीईआरडी और आईबीएस जैसे सिम्टम्स है, वो लेडीज को ये सब चीजों का परहेज रखना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? तो प्रेगनेंसी में जब पेशेंट्स जीआरडी और आईबीएस जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसमें एक डाइट आता है लो फॉडमेट, मतलब कि फर्मेंटेबल ओलिगोसेक्केराइड, डाइसेक्केराइड, मोनोसेक्केराइड एंड पोलियोल्स, ये उसका फुल फॉर्म है। इसमें कुछ प्रकार के डाइट्स होते हैं जो कि लो फॉडमेट, मतलब कि ये सारे कंटेंट उसमें लो होते हैं। ऐसे फूड प्रिफर करते हैं ताकि वो गैस प्रोडक्शन कम करे। इसके अलावा मैदा है, बेसन, ये सब जो चीज़ें हैं कि जो आईबीएस और जीआरडी जैसे प्रॉब्लम को बढ़ावा देती हैं वो हम कम करवाते हैं। खटाश जो बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा खट्टा लेते हैं तो उसमें भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाना चाहिए। रूटीन जो आपका डाइट है, जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं, आपको डाइटिशियन एडवाइस किया, वो अच्छे से फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और 3-4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एक साथ पेट भर के खाएंगे तो जीआरडी का प्रॉब्लम बढ़ेगा। और ज़्यादातर जो बाहर का फास्ट फूड वगैरह है, तेल वाला, चर्बी वाला, ज़्यादा तीखा खुराक, ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड ही करनी है। सर, which are the
red warning signs that as a gynecologist we should refer a patient to the GI physicians? प्रेगनेंसी के दौरान जो रेड फ्लैग साइंस हम बोलते हैं वो रहती है सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, वॉमिटिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा 5 से 8 या 10 बार दिन में हो रही है, स्टूल में ब्लड जाना, इसके अलावा जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक तरीके के रेड फ्लैग साइंस है कि ये ऐसा इंडिकेट कर रही है कि प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और डिजीज़ भी है जो इसको अफेक्ट कर रहा है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो खास रेफर ऐसे पेशेंट्स को करना चाहिए। इसके अलावा कई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, तो जब ये डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी के दौरान तो वही हेपेटाइटिस बी का वायरस प्रेग्नेंट फीमेल में से जब डिलीवरी के वक्त बच्चे में ना जाए तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस पहले से हम रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हेपेटाइटिस बी का जब इन्फेक्शन होता है तब भी एक रेफरल ज़रूरी रहता है। और लीवर एंजाइम्स जब अल्टर हो जाते हैं, एलएफटी अल्टर हो जाता है, जैसे कि एसजीपीटी एसजीओटी का वैल्यू बढ़ गया या बिलीरुबिन बढ़ गया, तो ये सब चीज़ें जब प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन करवाना ज़रूरी होता है। Sir, how gastrointestinal surgery is like bariatric surgery affect the pregnancy? उसका प्रेगनेंसी पे कैसे इफेक्ट होता है सर्जरी से? बैरिएट्रिक सर्जरी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, पर ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती है, क्योंकि वो एक तरीके से माल एब्सॉर्प्शन की प्रोसीजर रहती है। तो उसके दौरान न्यूट्रिशन ठीक से रहे, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बैरिएट्रिक सर्जरी होने के 1 साल के बाद करना बेटर रहता है। सर, एनी रिलेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड जीआई सिम्टम्स? जैसे एंडोमेट्रियोसिस अभी बहुत सारी लेडीज में, फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में भी पाया जाता है, तो उससे जीआई सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं? जो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है वो कई बार आईबीएस जैसे ही लक्षण लेके आती है, जैसे कि ब्लोटिंग, डायरिया, कई बार कॉन्स्टिपेशन। तो ये बीमारी है उसको डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसको आईबीएस की तरह अगर ट्रीट करते रहेंगे और एंडोमेट्रियोसिस है तो वो बढ़ भी सकता है। तो इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दोनों को कॉम्बिनेशन में अच्छे से ट्रीटमेंट देना ज़रूरी रहता है। सर, सीलिएक डिसीज जो फीमेल्स में पाया जाता है, तो उससे फीमेल की गायनेकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सीलियाक डिजीज़ यानी कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस, इसका अभी जो इंसिडेंस है वो बहुत ही बढ़ रहा है ऑल ओवर इंडिया में। जो ये प्रॉब्लम रहती है तो पेशेंट्स इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं जिसमें पेट में दर्द होना, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, जिसमें अनीमिया का कुछ कॉज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं होता है, और कई बार डायरिया और इनफर्टिलिटी, ये भी एक नया लक्षण है सीलियाक डिजीज़ का, जिसमें फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इस बीमारी को भी डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जब पेशेंट को इनफर्टिलिटी रहती है तो उसको सीलियाक डिजीज़ का वर्कअप सजेस्ट करना चाहिए। और अगर ये डायग्नोस होता है तो उसमें ग्लूटेन का जो खुराक होता है वो पूरा ही बंद करना पड़ता है, और इसका डायग्नोसिस ब्लड रिपोर्ट और एंडोस्कोपी के द्वारा होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में सीलियाक डिजीज़ को रूल आउट किया जाए। प्रोबायोटिक लेना प्रेगनेंसी में कितना इफेक्टिव है, जो कि वो जीआई रिलेटेड सिम्टम्स है उसके लिए कितना इफेक्टिव है? प्रोबायोटिक्स प्रेगनेंसी में सेफ कंसीडर किए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस ऐसे लक्षण वाले पेशेंट्स को प्रोबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम प्रोबायोटिक्स उनको देते रहें। तो उसका पूरा टेलर्ड यूज़ होना चाहिए कि जिसको ज़रूरत है उसको ही प्रोबायोटिक्स हम देते हैं। बिना किसी इंडिकेशन के प्रोबायोटिक्स लेना एडवाइजेबल नहीं है। As a gynecologist, how should we counsel the patient with the disease of like liver disease and gallstone जिसको है, उसे हमें प्रेगनेंसी रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स है उसके लिए कैसे काउंसल करना चाहिए? तो प्रेगनेंसी के दौरान जो लीवर डिजीज़ और गॉल स्टोन डिजीज़ है, जो कि कॉमन डिजीज़ रहते हैं,
क्रोनिक लिवर डिजीज यानी कि लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और गॉल स्टोन का प्रॉब्लम। तो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। लिवर फंक्शन टेस्ट मॉनिटर करने चाहिए। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन यानी कि प्रेगनेंसी वाला अल्ट्रासाउंड नहीं, पर लिवर और गॉल ब्लैडर के लिए का जो यूएसजी एब्डोमेन बोलते हैं, ये करना बहुत ही ज़रूरी रहता है और उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। सिरोसिस है या हेपेटाइटिस है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिसिन सेफ रहते हैं वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रेगनेंसी आ गई मतलब वो दवाई बंद नहीं करना है, उसमें चेंजेस करना ज़रूरी रहता है। और गॉलस्टोन कई बार सीवियर फॉर्म में भी सामने आते हैं। कई पेशेंट्स गॉलस्टोन की वजह से पैंक्रियाटाइटिस भी उनमें हो सकता है, यानी कि पैंक्रियाज स्वादुपिंड में सूजन का तकलीफ। पैंक्रियाटाइटिस प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो वो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो गॉलस्टोन अगर पहले से ही है प्रेगनेंसी के पहले, तो अगर उसको इलेक्टिवली मैनेज करना है, इलेक्टिव सर्जरी करनी है गॉल ब्लैडर की, तो वो कर सकते हैं। और अगर वो सर्जरी जितने बड़े गॉल स्टोन्स नहीं है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटरिंग में रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। Thank you so much, sir, for the beautiful information you have provided to our audience. आपको इस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन हो सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप किसी भी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ यू कैन रीच आउट अस। हमारे पास में बहुत डॉक्टर्स की टीम है, वी विल हेल्प यू आउट। और अगर आप ये चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियोस, शेयर सो दैट ये अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। और thank you, sir, for joining our podcast series. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच डॉक्टर ध्रुविल फॉर इनवाइटिंग मी।